कर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है? मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा, उनका नाम अकरम नहीं है, अकरम सर है, और मुझे ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए उनसे नहीं पूछना पड़ता है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं और इतनी पावर तो मेरे हाथ में भी है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो तो मैं अपने से नीचे के उस बंदे को जब चाहूं तब फायर कर सकता हूं। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, सीरियसली मैं काम नहीं कर रहा था। तुमने मुझे इसलिए फायर किया या कामिनी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया इसलिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नजर आता हूं? मैनेजर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, आप मैनेजर हो और मैनेजर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी गुस्सा किया क्योंकि मैंने सच कहा। मेरा सच आपको चुभा ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपसे जूनियर लड़की की बातों में आकर मुझे ये लेटर थमा रहे हो। आप इस लड़की को शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसे अच्छे से जानता हूं। इसने हमारे कॉलेज से लोगों को भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है, और इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि मैनेजर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभिनव पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के गाल पर पड़ता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। ये देख मैनेजर और ज्यादा तमतमा गया था। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैनेजर की ताकत रत्ती भर का काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ संभाल कर रखते तो मुझे इसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू आर फायर्ड, अंडरस्टैंड, गेट लॉस्ट। अभिनव ने पहले मैनेजर को देखा और उसके बाद उसकी नजर उस लेटर पर पड़ी जो मैनेजर ने उसे दिया था। अभिनव ने तरीके से उस लेटर को फोल्ड किया, फिर से उसी लिफाफे में डाला और मैनेजर के मुंह पर मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी कंपनी तुम्हें को मुबारक, जड़ बुद्धि कही के। अभिनव ने एक कैब बुक की और गुड़गांव की सड़कों पर इधर से उधर घूमने लगा। साहब, यह तो बताओ कि जाना कहाँ है? जब ड्राइवर ने अभिनव से यह सवाल पूछा तो जवाब में अभिनव ने कहा, जहां जाना था वहीं से तो आ रहा हूं। मैं समझा नहीं। पता है, गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर कुछ देर तक इधर से उधर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसने बीच में गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड लगा हुआ था। उस बैरिकेड के आसपास कुछ लोग खड़े थे जो हर गाड़ी को मुड़ने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने यह नजारा देख एक गहरी सांस ली और बोला, सर, अब तो बता दीजिए कहाँ जाना है। अगर उस पार जाना हो तो मैं राइट लूं और नहीं तो यू टर्न। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो दूर खड़ी उस महंगी सी गाड़ी पर टिकी हुई थी जिसका दरवाजा एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसमें से एक लंबा चौड़ा सा आदमी आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आया। उसने सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में उसके गार्ड्स उसके आसपास आकर जमा हो गए। ये आदमी कौन है? अरे सर, आप इनको नहीं जानते? ये है दिग्पाल छिंगावत। टाइगर के बाद अगर पूरे गुड़गांव में किसी की तूती बोलती है तो वो इन्हीं की बोलती है। वो दिल से ये चाहता था कि उसे बस एक बार दिग्पाल से मिलने का मौका मिल जाए। आज उसे वो मौका मिल गया था। वो ये देखना चाहता था कि आखिर दिग्पाल दिखता कैसा है। ट्रिपोर, मैं यही उतर रहा हूं, अभिनव ने कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर पैसे रखकर कैब से बाहर निकल गया। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा था जहां दिग्पाल गया था। इस बीच अभिनव के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने जब दिग्पाल को इतने बड़े जत्थे के साथ देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर दिग्पाल जैसा आदमी
इतने बड़े जत्थे के साथ चल सकता है तो फिर उस दिन उसके पिता इतने बड़े जत्थे के साथ क्यों नहीं चल रहे थे? अगर उनके पास भी इतना बड़ा जत्था होता तो शायद आज वो अभिनव के साथ होते। ओए! अभिनव उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी अभिनव को रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को रोक पाता, अभिनव बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उस भीड़ में गायब हो गया। इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिक्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिक्पाल से कहा, चलिए दिक्पाल सर। दिक्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिक्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? उस आदमी ने अभिनव से कहा, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभिनव उसे देख अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इससे पहले कि अभिनव अपनी सफाई में उसे कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने बाकी लोगों के साथ अभिनव को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी दूसरी दिशा से भागता हुआ आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो भी इन्हीं लोगों का साथी था। उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मेरे साथ आओ। जैसे उस आदमी ने कहा तो अभिनव के कंधे पर से उस आदमी का हाथ हटा और वो लोग अभिनव को घूरते हुए वहां से निकल गए। एक सेकंड के लिए तो अभिनव को लगा कि आज वो जिंदा वापस घर नहीं जा पाएगा। जैसे वो अकेला हुआ कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया तो उधर से अकरम ने कहा, अभिनव तुम कहाँ हो? अकरम की आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं अभी मरने ही वाला था। मैं इस वक्त क्लैरॉन नाम के एक होटल में खड़ा हूँ। अभिनव ने शीशे से बाहर लगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम दिक्पाल की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? ये दिक्पाल की प्रॉपर्टी है? अभिनव ने पूछा। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभी ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप जल्द से जल्द ऑफिस आओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा अभिनव। अगर तुम यहाँ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ही काम करते रहे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी पोस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना ये तमाशा ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी ऐरा गैरा आदमी तुम्हें दो बातें सुनाए, ये मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम एके प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर बैठो या फिर अपनी कंपनी में कर्मचारी बन जाओ। मैं वही आ रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर से उस दरवाजे को देख रहा था जिसमें दिक्पाल दाखिल हुआ था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उस दरवाजे में घुसकर दिक्पाल को देख ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंच चुका था। उसे कंपनी से निकाले जाने की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में जब सभी ने अभिनव को वापस ऑफिस में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अगर इस हालत में अकरम अभिनव को फिर से अपनी कंपनी में काम पर रख लेता तो सारे कर्मचारियों को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि अभिनव और अकरम के बीच कैसा रिश्ता है। अकरम अभिनव के साथ आगे क्या करने वाला था, अब सभी लोगों की नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई थी। अभिनव ने किसी से नजर नहीं मिलाई और सीधा अकरम के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होगी? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अकरम के कैबिन में लगे सोफा पर बैठा हुआ था। अकरम ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि कोई साधारण सा मैनेजर तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं सभी को ये जता देना चाहता हूं कि तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। अकरम की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने कहा, लेकिन तुम मुझे अचानक से मेरी ही कंपनी में काम करने के लिए क्यों भेजना चाहते हो? तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं
कि मेरी अपनी भी कोई कंपनी है, तो फिर अब क्यों? यह सवाल सुनकर अकरम एक पल के लिए शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी कुछ खबर मिली है। दिक्पाल तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी से मिला था। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने अकरम को घूरते हुए देखा और बोला, तुम्हारे जासूस क्लैरॉन होटल के आसपास भी है? हाँ, मैं बस यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में असली भेड़िया कौन है, और मुझे लगता है कि दिक्पाल भी यही कर रहा होगा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी की दिक्पाल के साथ मिली भगत है। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अकरम का अंदाजा सही निकलेगा? क्या सच में अभिनव के अपने उसे धोखा दे रहे थे? क्या करने वाला था अभिनव इस हालत में? अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी की सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता, तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। अगर ये कोई नॉर्मल मुलाकात होती तो वो दिन में तो रानी से नहीं मिलता, वो उसे रात में ही बुलाता, और वो भी गुड़गांव में नहीं, कहीं और। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो ऑफ है। हो सकता है कि उसने ये सब सिर्फ हमें दिखाकर उलझाने के लिए किया हो, अकरम ने कहा। अब उसे भी अभिनव की बात में दम लगने लगा था। अभिनव ने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक गाड़ी AK प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के बाद वो गाड़ी रुकी और अनन्या उसमें से बाहर निकल आई। अनन्या को देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अकरम की तरफ पलटा और बोला, शायद वो हमें यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि जासूस रानी है, लेकिन जासूस रानी नहीं है, कोई और है। और वो जो भी है मेरी नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। रही बात नौकरी की, तो मैं चलता हूं बॉस, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में कामिनी भागते हुए उसके पीछे से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभिनव देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान के पीछे की वजह समझने में अभिनव को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामिनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये खुशी इतने जल्दी नसीब हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दोगे। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बस कामिनी के साथ मुस्कुरा रहा था। इतने में कामिनी उसके पास आई और बोली, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है।
तुमने उस दिन होटल में 5 लाख का बिल कैसे पे किया? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे जिंदगी में कभी होंगे। इस बारे में मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जरा भी नहीं, अभिनव ने कहा। कामिनी उसका जवाब सुनकर एकदम पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है ना? वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तो तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसते जा रहा था। उससे हंसता देख कामिनी भी मुस्कुराई और बोली, पीछे देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूं कि कोई मालिक अपनी नौकर का इंतजार कर रहा है। मालिक को ज्यादा इंतजार करवाना भी किसी बदतमीजी से कम नहीं होता है। इसलिए जाओ, वरना उस कंपनी से भी निकाल दिए जाओगे। इतना कहते ही कामिनी फिर से अंदर जाने लगी थी। सिर्फ कामिनी के मन में ही नहीं, सभी के मन में यही गलतफहमी थी कि अभिनव का सारा खर्च अनन्या उठाती है। पर अभिनव अपना सच जानता था, इसीलिए उसने कामिनी की बातों को अपने मन पर से झाड़ा और मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। हेलो, अभिनव ने अनन्या से कहा। अनन्या ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। अभिनव ने उसे देखा, फिर चाबी को देखा और फिर से अनन्या को देखते हुए बोला, यह किस लिए? प्लीज, ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना कि मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। ये काम पति करे तो ज्यादा ठीक है। वैसे भी पतियों को ये काम करने में बड़ा गुरूर महसूस होता है। जो पति ये काम नहीं करता वो पति होने के लायक ही नहीं होता है। इसलिए अब बताओ कि गाड़ी चला रहे हो या मैं अकेले ही घर चली जाऊं? अनन्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह के बाद अभिनव को लग रहा था कि वो शांत हो गई होगी, लेकिन वो अभी भी गर्म तवे की तरह जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया था। उसे पक्का पता था कि अनन्या के सामने भी लोग अभिनव के बारे में बात कर रहे होंगे। उन लोगों को यह नहीं पता था कि अनन्या अभिनव की पत्नी है। ऐसे में वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो अनन्या ने उससे पूछा, अब तुमने इस बार क्या किया अकरम सर के साथ? क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें नौकरी से? अभिनव महसूस कर रहा था कि अनन्या गुस्से में अंदर तक जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, खुद अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगा था वो हर बार तुम्हें फेवर करेंगे? तुम गलत पर गलत करते जाओगे और वो तुम्हें माफ करते जाएंगे। भूलो मत, तुम उनके दोस्त के नहीं, उनके ड्राइवर के बेटे हो। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखने लगा था। अनन्या ने उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। अभिनव ने जैसे ही सामने देखा तो इधर से अनन्या ने कहा, मुझे सच में तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्म बेच दी है। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि एके प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी छोड़ दे? तुम अकरम सर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? अभिनव से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक पति होने के नाते तुम्हारी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने वो किया, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सीरियसली? सुनाओ नहीं तो क्या शाबाशी दूं? मजाक चल रहा है यहां पर? अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम जो करोगे वो मैं चुपचाप झेलती रहूंगी तो तुम गलत हो। याद रखना, मेरे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो तुमसे कई गुना ज्यादा कैपेबल हैं। अगर मैं किसी तरह से टाइम को रिवाइंड कर पाती तो उस रात मैं उस होटल में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो सिंगल बेड वाला कमरा बुक करती। आई हेट डबल बेड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनते ही अभिनव ने फिर से अनन्या को देखा और बोला, जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। अच्छा, कैसे हुई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, जरा बताना।
तुम एक कमरे से निकलकर इतने बड़े बंगले में रहने लगे हो, ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट की जगह चीज टोस्ट खा रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने ये सब किया ही इसलिए ताकि तुम ये सब पा सको। ओ प्लीज, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया है, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। यह सुनते ही अनन्या अभिनव को देखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा जाग गया था जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।